मैं भी 12th क्लास में स्टूडेंट हूँ। तो आज का मेरा टॉपिक है इतिहास विषय के बारे में। ये 12th क्लास का चतुर्थ पाठ है जो आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो चौथे पाठ में यानी कि 2021 में ज़्यादातर कोर्स की कटौती हुई है और कौन कौन से कट हुए हैं वो मैं अगले वीडियो में आपको बता दूंगा। तो आज हम पढ़ रहे हैं इतिहास के 12वीं क्लास के इतिहास विषय के चतुर्थ पाठ में एक टॉपिक है हमारा तुर्क आक्रमण। यानी कि तुर्क आक्रमण 8वीं शताब्दी में होने वाले अरब आक्रमणों के बाद भारत लगभग 2 शताब्दियों तक मुस्लिम आक्रमणों से सुरक्षित रहा। यानी कि 8वीं शताब्दी में होने वाले अरब आक्रमणों के बाद, यानी कि 8वीं शताब्दी के पहले अरब आक्रमण हुए भारत पर और 8वीं शताब्दी के बाद में भारत लगभग 2 शताब्दियों तक मुस्लिम आक्रमणों से सुरक्षित रहा। यानी कि 9वीं और 10वीं तक कोई आक्रमण भारत पर नहीं हुआ। और आगे आता है 10वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मुगल आक्रमणों का सिलसिला एक बार फिर प्रारंभ हुआ। यानी कि 2 शताब्दियों तक उन्होंने कोई भारत पर किसी तरह का कोई आक्रमण नहीं हुआ और वो मुस्लिम आक्रमणों से पूरी तरह सुरक्षित रहा। और आगे 10वीं शताब्दी में मुगल आक्रमणों ने भारत पर एक आक्रमण किया किंतु इस बार आक्रमण अरबों के स्थान पर तुर्कों द्वारा किए गए थे। यानी कि 8वीं शताब्दी से पहले लगातार अरबी आक्रमण होते रहे, यानी कि अरबों के द्वारा आक्रमण किए जाते थे, लेकिन 10वीं शताब्दी के बाद तुर्कों द्वारा किए गए थे। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क आक्रमणकारी गजनी का शासक सुबुकतगीन था। यानी कि सुबुकतगीन था जो गजनी का शासक था और एक तुर्क आक्रमणकारी था। 977 ईस्वी में शासक बनने के बाद उसने अपने साम्राज्य की सीमाओं का प्रसार करना प्रारंभ किया 977 ईस्वी में, यानी कि गजनी का शासक जो था उसने 977 ईस्वी में शासक बनने के बाद उसने अपनी साम्राज्य की सीमाओं का प्रसार करना प्रारंभ कर दिया। यानी कि सीमाओं में बढ़ोतरी की और कई जगह आक्रमण करके उनको अपनी सीमाओं में अपने राज्य में मिलाया। इस समय भारत के उत्तर पश्चिम भाग पर शाही वंश के योग्य राजा जयपाल का शासन था। यानी कि जिस समय तुर्कों ने आक्रमण किया भारत पर, उस समय भारत के उत्तर पश्चिमी भाग पर शाही वंश के योग्य, यानी कि शाही वंश था उनके योग्य, यानी कि अयोग्य न होकर एक योग्य राजा था जिसका नाम था जयपाल। लंबे संघर्ष के बाद धोखे व षड्यंत्र से सुबुकतगीन विजयी रहा। यानी कि बड़े समय बाद उन्होंने तुर्क आक्रमणकारी सुबुकतगीन ने धोखा किया भारत पर और एक षड्यंत्र रचा। षड्यंत्र के माध्यम से वो इस युद्ध में विजयी हो गया। उसमें लमघान के पेशावर तक के भारतीय प्रदेशों पर अपना अधिकार कर लिया। यानी कि लमघान से पेशावर तक, यानी कि भारत का जो पहले हिस्सा था लमघान से पेशावर तक के भारतीय प्रदेशों पर अपना अधिकार कर लिया सुबुकतगीन ने। ठीक है, 997 ईस्वी में सुबुकतगीन की मृत्यु हो गई। यानी कि 997 में यह भी याद रखना है कि तुर्क आक्रमणकारी सुबुकतगीन की मृत्यु कब हुई थी। तो 997 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई। उसके बाद उसका पुत्र था इस्माइल और मोहम्मद गजनवी क्रमश, यानी कि ये गजनी के शासक बने। महमूद योगी महत्वाकांक्षी शासक था। उसने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किए जिनमें
1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर यानी कि वो गुजरात में स्थित है सोमनाथ का मंदिर पर आक्रमण किए। ठीक है, उसका 16वां आक्रमण सर्वाधिक कुख्यात है। मोहम्मद के आगमन की खबर सुनकर राजा भीमदेव फर्स्ट ने अपने अनुयायियों सहित राजधानी छोड़कर भाग गया, किंतु सोमनाथ की साधारण जनता और पुजारी अपने स्थानों पर डटी रही, क्योंकि उन्हें विश्वास था, उनका विश्वास था किसके प्रति? भीमदेव फर्स्ट के प्रति उनको विश्वास था, इसलिए वो पुजारी या उनके राज्य की साधारण जनता वहीं स्थान पर डटे रहे, यानी कि वहीं रहे, युद्धों के समय भी वहीं रहे कि भगवान सोमनाथ की उपस्थिति के कारण वे लोग पूर्णतः सुरक्षित थे। यानी कि उनको विश्वास था, वहाँ की जनता को उन पर विश्वास था कि सोमनाथ की उपस्थिति के कारण हम लोग पूरी तरह से सुरक्षित हैं, हमारी रक्षा भी वही करेंगे और हमें कुछ नहीं होगा। फरिश्ता के अनुसार सोमनाथ के लोगों ने पहले दिन आक्रमणकारियों का ऐसा प्रतिरोध किया कि उन्हें पीछे हटना पड़ा। दूसरे दिन शत्रु सेना नगर की दीवारों पर चढ़ने में सफल हो गई, किंतु नगर रक्षकों ने उन्हें वापस उतरने के लिए बांधे कर दिया। यानी कि यहाँ है फरिश्ता के अनुसार सोमनाथ के लोगों ने पहले दिन आक्रमणकारियों का ऐसा प्रतिरोध किया। यानी फरिश्ता भी एक इतिहासकार है, जो उन्होंने भी उनके अनुसार ये बताया गया है कि सोमनाथ के लोगों ने पहले दिन आक्रमणकारियों का ऐसा प्रतिरोध किया, यानी कि उनके प्रति विरोध किया कि उन्हें पीछे हटना पड़ा। यानी कि पहले दिन तो सोमनाथ के लोगों ने आक्रमणकारियों का प्रति विरोध किया, उनके प्रति विरोध किया और इसलिए वो पीछे हट गई पहले दिन। ठीक है, दूसरे दिन शत्रु सेना नगर की दीवारों पर चढ़ने में सफल हो गई। यानी कि जब पहले दिन तो वो सफल हो गई सोमनाथ के लोग, ठीक है, पर दूसरे दिन शत्रु सेना नगर की दीवारों पर चढ़ने में सफल हो गई, किंतु नगर रक्षकों ने उन्हें वापस उतरने के लिए बांधे कर दिया। यानी कि तुम अपने आप यहाँ से दीवारों से उतर जाओ और यहाँ से भाग जाओ, हमारा राज्य छोड़कर यहाँ से चले जाओ। और वहीं भी सफल हुए। तीसरे दिन भयंकर प्रत्यक्ष युद्ध हुआ, जिसमें अपनी सेना को बिखरता देखकर महमूद खुदा की मदद के लिए इबादत करने लगा। यानी कि महमूद खुदा की मदद के लिए इबादत का मतलब होता है दुआ करने लगा। इब्न अल असीर के अनुसार हिंदुओं की नियोजित सुरक्षा टूटने लगी, तो उन्होंने आस्था की चरम शक्ति को प्रदर्शित किया। सुरक्षाकर्ताओं के झुंड के बाद झुंड सोमनाथ के मंदिर में प्रवेश करते रहे। वे बार बार ये प्रण करते रहे कि वे मरते दम तक लड़ेंगे, यद्यपि कुछ ही जीवित रहे। अतंत महमूद ने बिना किसी प्रतिरोध के नगर पर अधिकार कर लिया और कत्लेआम की आज्ञा की दी। कत्लेआम यानी कि उनका कत्ल करो और हमारा राज्य मिल जाएगा, और यहाँ के जो साधारण जनता और पुजारियों की हत्या करो, इसलिए हमारा अधिकार बना रहे। 50,000 से अधिक स्त्री पुरुषों को मौत के घाट उतार दिया। मोहम्मद के सेना ने 50,000 से भी अधिक पुरुष स्त्रियों को मौत के घाट उतार दिया, यानी कि उनकी हत्याएं कर दी। विजय के बाद मोहम्मद ने सोमनाथ की मूर्ति को तोड़ा। यानी कि जब मोहम्मद की विजय हुई, मोहम्मद उस युद्ध में जीता, तब उसने सोमनाथ की जो बनी थी मूर्ति उसे तोड़ दिया। उसके टुकड़ों को गजनी, मक्का व मदीना भिजवाकर वहाँ की प्रमुख मस्जिदों की सीढ़ियों के नीचे डलवा दिया। यानी कि उस सोमनाथ की मूर्ति को तोड़ दिया किसने? मोहम्मद ने, और उसको टुकड़े टुकड़े कर दिए और टुकड़ों को भिजवा दिया मक्का मदीना और गजनी में भिजवा दिया। वहाँ की प्रमुख जो मस्जिदें थी उनकी सीढ़ियों के नीचे डलवा दिया, क्योंकि उनके प्रति अन्याय और उनके प्रति जो निजी सोच, यानी कि उन टुकड़ों को सीढ़ियों के नीचे रखे ताकि आने वाले हर लोग उसको पैरों तले दबाते रहें। इसलिए उनका
प्रति विरोध था, यानी कि उन्होंने बहुत ही हिंसात्मक कार्य किया। महमूद का अंतिम आक्रमण 1027 ईस्वी में सिंध के जाटों के विरुद्ध हुआ, क्योंकि पिछले आक्रमण के समय सोमनाथ से गजनी लौटते समय उसे इन लोगों द्वारा काफ़ी क्षति पहुंचाई गई थी। यानी कि महमूद का अंतिम आक्रमण था 1027 ईस्वी में सिंध के जाटों के विरुद्ध हुआ। यानी कि महमूद गजनी का 1027 ईस्वी में सिंध के जाटों के विरुद्ध हुआ, क्योंकि पिछले आक्रमण के समय सोमनाथ से गजनी लौटते समय उसे इन लोगों द्वारा काफ़ी क्षति पहुंचाई गई थी। यानी कि जब वो युद्ध करने के लिए निकला था गजनी से सोमनाथ की ओर, तो वहाँ के जो जाट समाज के लोग थे उन्होंने इनकी सेनाओं पर काफ़ी हानि पहुंचाई। और आगे है 1173 ईस्वी में गौर के शासक गियासुद्दीन ने गजनी पर अधिकार कर लिया और अपने छोटे भाई शिहाबुद्दीन को गजनी का शासक नियुक्त किया। यानी कि 1173 ईस्वी में गौर के शासक, ये गौर भी एक राज्य था, यानी कि गौर के शासक कौन थे? गियासुद्दीन ने गजनी पर अधिकार कर लिया। यानी कि मोहम्मद को हराकर और गियासुद्दीन ने गजनी पर अपना अधिकार कर लिया और अपने छोटे भाई शिहाबुद्दीन को गजनी का शासक नियुक्त किया। यानी कि जीता तो गियासुद्दीन ने था, पर उस पर उसका अधिकार यानी कि उसका शासक किसको नियुक्त किया? उसके छोटे भाई शिहाबुद्दीन को गजनी का शासक बनाया गया। यही शिहाबुद्दीन इतिहास में मुहिजुद्दीन मोहम्मद गोरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यानी कि गजनी का जो शासक था, यानी कि गियासुद्दीन का छोटा भाई शिहाबुद्दीन, इसका इतिहास में नाम है मुहिजुद्दीन या मुहिजुद्दीन मोहम्मद गोरी के नाम से ये प्रसिद्ध हुआ। गोरी महत्वाकांक्षी शासक था, यानी कि गोरी एक महत्वाकांक्षी यानी कि योग्यपूर्ण शासक था, बलवान था, शक्तिशाली योद्धा था। गजनी का शासक बनने के बाद उसने भारत पर आक्रमण करने का निश्चय किया। यानी कि जब वो उसके बड़े भाई ने उसको गजनी का शासक बनाया, तभी उसने भारत पर आक्रमण करने का निश्चय कर लिया कि मुझे भारत पर आक्रमण करना है। उसके भारत पर आक्रमण के निम्नलिखित उद्देश्य थे। यानी कि उसके उद्देश्य थे कि भारत पर युद्ध करके, भारत पर आक्रमण करके मैं जिस चीज़ की कमी थी उसकी पूर्ति हो जाएगी। तो वो चीज़ें कौन सी थी मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट थी धन संपदा प्राप्त करना। यानी कि भारत के पर युद्ध करेंगे तो धन मिलेगा, पैसे मिलेंगे, कई सारे धन दौलत और उनकी संपदाएं प्राप्त होगी। और दूसरा था उसका साम्राज्य विस्तार। यानी कि गजनी के शासक गोरी यानी कि मोहम्मद गोरी का जो उद्देश्य थे भारत पर आक्रमण करने का, उसका दूसरा है साम्राज्य विस्तार। यानी कि भारत पर आक्रमण करके वो भारत को अपने राज्य में मिलाने का उसका उद्देश्य था। इसलिए दूसरा है साम्राज्य विस्तार, यानी कि उसी साम्राज्य राज्य को विस्तार करना चाहता था। और तीसरा है पंजाब में गजनी और मुल्तान में इस्माइलिया वंश की सत्ता को नष्ट करना। यानी कि पंजाब में गजनी और मुल्तान में इस्माइलिया वंश की सत्ता को नष्ट करना। और चौथा इसका मेन कारण था इस्लाम धर्म का प्रचार करना। यानी कि चौथा कारण है जो उसका कारण यही था, उद्देश्य यही था कि इस्लाम धर्म का प्रचार करना ही उसका कारण था। तो हेलो सहपाठियों, मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो इन्हें आगे शेयर किए, अपने सहपाठियों को, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और इस टॉपिक पर थोड़ी बहुत चर्चा कीजिए, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। क्योंकि मैं भी आपका एक सहपाठी हूँ और मुझे भी इतिहास के बारे में और भी कुछ जानना है।
इसलिए मैंने यह आज निर्णय लिया है कि अभी उम्मीद करता हूँ कि रोज़ भी ऐसे ही वीडियो बनाता रहूँ और आप तक पहुँचाता रहूँ। तो धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, शुक्रिया आपका। और ऐसे ही ऐसे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन बेल बजाने से आपको आप तक पहुंच जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो की ओर। धन्यवाद।